डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसके 2 पार्ट्स अपने किए थे। इसके बाद हम थर्ड पार्ट तक करने जा रहे हैं। कल अपने की थी कि स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर अपने पढ़ रहे थे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो उसके अंदर अपने बात कर रहे थे कि टेम्परेचर यानी कि तापमान परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अपने कुछ पार्ट कल डिस्कस किया था, कुछ आज इसमें करते हैं कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी 1-2 चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। कि सबसे पहले कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई पदार्थ जो है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है, सॉलिड टू लिक्विड, इसको बोलते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट। यानी जितने टेम्परेचर पर, जितने तापमान पर कोई पदार्थ सॉलिड से द्रव अवस्था में यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है, उसको अपने बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि अपने वाटर का करें, क्योंकि पानी की भी 3 अवस्थाएं हैं, बर्फ, पानी और वाष्प। तो 3 अवस्थाओं में जैसे अपने बात करें कि ये सॉलिड अवस्था में कौन सा होता है, आइस होता है। तो आइस से जब ये वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही जमता है, जिसको अपने बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या करता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर जैसे इसको अपने गर्म करना शुरू करते हैं, किसमें, यानी कि वाटर में तब्दील हो जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि सपोज करो अपने एक बीकर लेकर उसके अंदर कुछ आइस डाली हुई है और इस आइस को अपने गर्म कर रहे हैं। इसको देखते हैं कि इसके टेम्परेचर में कैसे चेंज आता है। जैसे जैसे इसमें एक मान लो आप थर्मामीटर लगा रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो लगातार, तो क्या होता है कि अपने देखते हैं कि जैसे इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं चेंज आ रहा? जो तापमान इसके अंदर इस बीकर का तापमान है उसमें चेंज नहीं आ रहा। हालांकि अपने इसको लगातार गर्म करते जा रहे हैं पर फिर भी चेंज नहीं आ रहा। तो इस दौरान दी गई जो ऊर्जा है, इसको दिया गया ताप जो है वो कहाँ चला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि जब तक कोई भी सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, उसकी अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। चाहे आप जितना उसको बाहर से ताप दे रहे हैं, वो ताप कहाँ जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको बोलते हैं अपने लेटेंट हीट। लेटेंट हीट या गुप्त ताप बोलते हैं, लेटेंट हीट। यानी यहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो काम में आ रही है। वो किस काम में आ रही है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है। सिर्फ इतना ही काम वो कर रही है, बीकर का टेम्परेचर जो है उसको राइज नहीं कर रही है। यानी कि इसको अपने हिंदी में गुप्त ताप भी कहते हैं। गुप्त ताप भी इसको कहा जाता है। यानी कि वो टेम्परेचर जो कि सिर्फ पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान काम में आ रहा है, उसको लेटेंट हीट या गुप्त ताप कहा जाता है। इसके बाद अपने इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट के दौरान भी ऐसा ही होता है। इस दौरान भी जो कूलिंग होती है वो भी लेटेंट हीट की तरह ही काम करती है कि जब तक सारे का सारा लिक्विड जो है, मैं इसको यहां से रेड कर देता हूं, कि सारे का सारा लिक्विड जो है जब तक सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी अपने कूलिंग कर रहे हैं, जितना हीट इसके अंदर से निकाल रहे हैं, वो सारी की सारी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के काम में चली जाती है। इसके बाद अपने बात करते हैं एक और टाइप की जो है लेटेंट हीट है, उसके बारे में बात करते हैं। गुप्त ताप बोलते हैं इसको, बोलते हैं पिंगलनिक। जैसे अपने पहले बात की कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लो सॉलिड टू लिक्विड, तो इस दौरान जो गुप्त ताप है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी कि पिघलने की गुप्त ऊष्मा या पिघलने का गुप्त ताप इसको बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग
ये तो मेल्टिंग की होगी, ठीक है जी। इसके बाद सपोज करो अपने पास वाटर है, वाटर को और ज्यादा आपने गर्म कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे मतलब वाष्पीकरण होगा, इसकी वाष्प बनेगी, वेपर, इसकी वेपर बनेगी। तो क्या होगा, मान लो सपोज करो एक बीकर ले लिया, बीकर में कुछ पानी ले लिया, उसको अपने गर्म कर रहे हैं, इसके अंदर अपने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है उसमें टेम्परेचर नोट करने के लिए। पर आपने देखते हैं कि एक टेम्परेचर आता है जहां पर ये वाटर जो है वो बॉईल करने लग जाता है, उबलने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर जो है उसका कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ये प्योर मैंने क्यों बोला है कि जैसे जैसे किसी पदार्थ में अशुद्धि होगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है उनमें अशुद्धि के कारण कुछ चेंजेज आ जाते हैं, क्योंकि अशुद्धि के कारण वो पदार्थ जो प्योर नहीं रहता उसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से अपने यहाँ भी लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग देखते हैं, तो उसमें क्या है कि जब तक सारे का सारा पानी वाष्प के अंदर यानी भाप में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तब तक क्या है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा राइज नहीं होगा। यानी कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है कि जो ये अपने कह सकते हैं इसकी वाष्प है, इसकी भाप है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। मे भी 105 हो सकता है या 110 डिग्री भी हो सकता है, इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर को जब 100 डिग्री तो अपने पहले दे ही चुके हैं टेम्परेचर, 100 डिग्री दिया, उसके बाद उसने वो वाष्पित हुआ। अब वाष्पित होने के पीछे कारण क्या है, जैसे मैंने कल बताया था कि सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कि इसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, आकर्षण बल है जो अणुओं के बीच का, वो टूट जाता है। ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ताप लेके, जरूरी ताप, जितना अवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी ताप है वो लेकर और उस आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से क्या है कि जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो ये भी इसकी सरफेस से, हमेशा वाष्प जो है पानी की सरफेस से ही अपने को बाहर ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। कि क्या होता है कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर आमतौर पे आप घर में भी अगर छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहो तो देख सकते हैं कि किसी पात्र के अंदर, किसी बीकर में, किसी गिलास में थोड़ा सा पानी लें और उसको गर्म करें। आप देखेंगे कि गिलास के नीचे, हालांकि आपने नीचे से गर्म कर रहे हैं, पर नीचे का पानी ठंडा होता है और ऊपर की सरफेस जो है वो गर्म पानी की अपने को मिलती है। तो हमेशा वाष्पीकरण ऊपरी सतह से होगा। और जब ये वाष्पीकरण क्यों होगा, वो यहाँ भी कंसेप्ट वही लगता है कि अवस्था परिवर्तन के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो इसके अपने लिक्विड के अंदर जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ है, अंतर अणु परमाणु अपने कह सकते हैं कि आकर्षण बल लगा हुआ है, वो उस आकर्षण बल को पार कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स और वो गैस में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को एक नई चीज देखने को मिली कि इस तरीके से वाष्पीकरण होता है। अपने इसमें अगला अपना पॉइंट जो है वो है इवापोरेशन या वाष्पीकरण, उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। वाष्पीकरण के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाष्पीकरण क्यों होता है। कि जब किसी द्रव पदार्थ को उसके अपने जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, या हिंदी में जिसको क्वथनांक भी बोलते हैं, मैं यहाँ पर एक बार नाम दोबारा लिख लेता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं गलनांक। और जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि बॉइलिंग का टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं क्वथनांक। ये याद रखने के लिए आपके लिए, तो जब किसी पदार्थ को उसके क्वथनांक तक या बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने आकर्षण बल से बाहर निकल जाते हैं, उनके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाती है और वो क्या करते हैं कि स्टेट चेंज कर जाते हैं और वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। इस घटना को यानी कि लिक्विड टू, अपने यहाँ पर लिख लेते हैं, लिक्विड टू गैस जो ये स्टेट चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। इसको इवापोरेशन कहा जाता है, यानी कि वाष्पीकरण।
वाष्पीकरण, इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। इसके बाद अपनी बात करते हैं कि वाष्पीकरण हमेशा एक जैसा ही होता है या उसमें कुछ परिवर्तन आता है, किस तरीके से वाष्पीकरण जो है वो डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर अपने बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका फैक्टर है कि वाष्पीकरण जो है वो किस चीज से प्रभावित होगा, जितनी उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यानी कि सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी कॉन्टैक्टिंग एरिया ऑफ सरफेस, कॉन्टैक्टिंग एरिया ऑफ सरफेस। इससे क्या है, इसके बारे में अपनी बात करते हैं। छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप अगर किसी छोटे बर्तन के अंदर, जैसे कप के अंदर या गिलास के अंदर कोई गर्म पदार्थ लेते हैं, जैसे चाहे गर्म पानी है, चाहे चाय है, कुछ कॉफ़ी है, कुछ भी चीज़ है, तो वो बहुत धीरे धीरे ठंडी होगी, क्योंकि उसको जो इवेपोरेशन के लिए, सपोज करो ये कप है, इस कप का ऊपर से इवेपोरेशन का एरिया कितना मिलेगा, इतना मिलेगा इसको। अगर इसी को किसी प्लेट के अंदर या किसी बड़े बर्तन में, मान लो इस बाउल के अंदर मैं इसको डाल लेता हूँ, ये इस कॉफी को डाल दिया, तो इसका सरफेस एरिया इतना बढ़ गया। जैसे जैसे इससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अब ठंडी जब होगी तो क्या है कि वाष्प, आपने को पता है कि वाष्पीकरण जब होता है तो वो लिक्विड से ही टेम्परेचर लेके कोई चीज़ है वो, जैसे पानी वाष्पित हो रहा है, पानी की भाप बन रही है, तो पानी से ही तापमान लेकर भाप में तब्दील होता है। उसी तरीके से क्या है कि जैसे इसके अंदर चाय या कॉफ़ी है, तो वो भी जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वाष्पित ज़्यादा होगी। वाष्पित ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि ये चाय या कॉफ़ी जो है वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया इसके अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो सबसे पहले अपना ये पहला पॉइंट हो गया कि जितना भी कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया, वायुमंडल के, वातावरण के कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना वाष्पीकरण भी कम होगा। इसका सेकंड पॉइंट अपने देखते हैं कि वाष्पीकरण को और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती हैं। इसके बाद देखते हैं कि तापमान, इंक्रीज इन तापमान, टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा उतनी वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। तापमान को जितना कम बढ़ाया जाएगा या स्थिर रखा जाएगा उतनी वाष्पीकरण की दर भी स्थिर हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधी अनुपाती है वाष्पीकरण की दर जो है वो किसके, तापमान के। तापमान जितना ज़्यादा होगा उतनी वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं कि हवा में नमी, ह्यूमिडिटी कितनी है, वो फैक्टर अपने देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी, बच्चों आपको पता है कि बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में क्या होता है कि जैसे अपने, या सर्दियों में जब कोहरा धुंध वगैरह पड़ रही होती है बाहर, उस टाइम अपने कपड़े सुखाते हैं अगर, तो वो कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं, उनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बरसात के दिनों में भी ऐसा ही होता है कि कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है उस समय। और एक्चुअल में क्या होता है कि वाष्पीकरण में हवा का बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में अपने थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे ही हवा, एक्चुअल में हवा जिस पदार्थ के, जिस सरफेस के ऊपर से गुजरती है उसमें से वाष्प को अपने साथ ले जाती है। और अगर हवा में पहले से ही नमी की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें वाष्पीकरण की दर जो है उसकी वो घट जाएगी। और जितनी हवा शुष्क होगी, ड्राई होगी, उतनी ही वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। जितनी हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी उतनी वाष्पीकरण की दर कम होगी। तो इस तरीके से आपने कह सकते हैं कि हवा में नमी या ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं वो भी इसको प्रभावित करती है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि हवा की स्पीड या हवा की गति वो किस तरीके से प्रभावित करती है। स्पीड ऑफ एयर, ये भी डायरेक्टली इसको इफेक्ट करती है। जैसे आप घर में ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके इसका देख सकते हो
कि बाहर अपने जैसे छाया के अंदर किसी कपड़े को सुखाया है तो वो थोड़ा सूखने में टाइम लेता है। अगर उसी कपड़े को किसी फैन के नीचे आप या किसी बार बार उसको हवा में इस तरीके से हिलाकर उसको सुखाएं कि जिससे हवा उसके आर पार बहुत ज़्यादा मतलब या ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर से निकले, तो अपने देखते हैं कि वो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। फैन के नीचे भी रखने से कपड़ा, क्योंकि फैन के नीचे हवा की गति ज़्यादा होती है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यानी कि हवा की गति जितनी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ एयर जितनी ज़्यादा होगी, उतनी वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। तो बच्चों ये तो थे कुछ फैक्टर जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करते थे। अब वाष्पीकरण से एक्चुअली होता क्या है, वाष्पीकरण से पदार्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो है वाष्पीकरण के कारण वो है कूलिंग। कि वाष्पीकरण जिस भी सरफेस से होगा वो सरफेस ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। आप देखते हैं कि गर्मी के दिन में जैसे अपने को पसीना आया होता है बॉडी के ऊपर, और जैसे ही अपने पंखे के नीचे या कूलर के सामने जाते हैं तो क्या होता है कि हवा बहुत तेजी से अपनी बॉडी के आसपास से होकर गुजरती है, जिससे क्या है कि पसीना जो है वो वाष्पित हो जाता है। पसीना वाष्पित होगा तो बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है। उसी तरीके से अपने एक दो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे कि अपने बात कर सकते हैं कि पेट्रोल या एसीटोन, पेट्रोल या एसीटोन, पेट्रोल तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, एसीटोन लेबोरेटरी में मिल जाता है। पेट्रोल को आप अपने हथेली पर थोड़ा सा इसके 2-4 बूंदे डाल कर रखो। पेट्रोल क्या है कि एक वाष्पशील पदार्थ है, वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल कंपाउंड है ये दोनों ही। यानी कि ये हथेली की गर्मी से ही, क्योंकि अपने बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री तो हमेशा रहता है, तो 37 डिग्री में ये क्या है कि वाष्पशील है। जब ये हथेली के ऊपर से वाष्पित होगा तो अल्टीमेटली उसने टेम्परेचर कहाँ से लिया, टेम्परेचर उसने हथेली में से लिया। वो हथेली क्या होती है, ठंडी हो जाती है और अपने को ठंडक महसूस होती है। इसी तरीके से अल्कोहल में भी ये प्रॉपर्टी होती है, जिसको अपने इथेनॉल भी आप कह सकते हो। इथेनॉल में भी सेम प्रॉपर्टी होती है, एसीटोन में भी सेम प्रॉपर्टी होती है। जब आप इसको बात करते हैं कि एसीटोन को या इथेनॉल को हथेली पर लेकर करते हैं तो वो सेम यही क्रिया बिल्कुल इसी तरीके से चलती है, ये प्रोसेस चलता है और हथेली जो अपनी है वो ठंडी हो जाती है। इसके बाद एक और अपना इसका वाष्पीकरण का जो कूलिंग का इफेक्ट है या एग्जांपल आप ले सकते हो कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, आपके बुक में भी ये एक्टिविटी दी हुई है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उन ज़्यादा गर्मी वाले दिनों में या आपने कह सकते हैं शुष्क दिनों में जो कूलर है वो ज़्यादा अपने को कूलिंग देता है, बजाय कि किसमें कि जब बरसात के दिनों ह्यूमिडिटी वगैरह हो तो उन दिनों में क्या है कि कूलर इतनी कूलिंग नहीं देता, उससे चिपचिपापन बना रहता है क्योंकि नमी की मात्रा पहले से ज़्यादा होती है हवा में। तो क्यों होता है उससे, क्योंकि जैसे जैसे मान लो कूलर है, वो कूलर क्या करेगा, पानी उसके टैंक में से लेगा और हवा बाहर से लेकर उसको उस हवा को ठंडा करके आगे भेजेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, वो तापमान कहाँ से ले रहा है, इस टैंक में से ले रहा है। यानी ये पानी धीरे धीरे क्या है, ठंडा होता जाता है और इस ठंडे पानी के ठंडेपन के कारण जो है वो एसी या अपने कह सकते हो कि आप कूलर जो है ज़्यादा कूलिंग देता है। एक और इफेक्ट आप इसका देख सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं बाहर चल रही हो, गर्मी वाले दिन हो, उन दिनों में जो मिट्टी का मटका होता है, घड़ा जो होता है, वो उसका पानी बहुत ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का जो मटका होता है, अपने को पता है कि मिट्टी की सरफेस इतनी बहुत ज़्यादा आपने उसको कंप्लीटली ब्लॉक नहीं मान सकते, तो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। उनमें से क्या है कि पानी जो अंदर इसके भरा हुआ है वो बाहर की गर्म हवा के कारण वाष्पीकृत होता रहता है। जब यह पानी वाष्पीकृत होगा तो अल्टीमेटली गर्मी कहाँ से लेके जा रहा है, पानी में से। पानी में से जब वाष्पीकरण हो रहा है तो पानी में से ऊर्जा उसको मिल रही है, तभी वो वाष्पीकृत हो रहा है। यानी कि इससे क्या होगा कि पानी के अंदर से ऊर्जा निकल के बाहर वातावरण में जा रही है और ये जो है पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ये इफेक्ट है कुछ कि वाष्पीकरण से क्या होता है। मेन इसका इफेक्ट है कि कूलिंग वाष्पीकरण से हमेशा जिस पदार्थ से वाष्पीकरण होगा उस पदार्थ में ये कूलिंग का जो फैक्टर है वो पैदा करता है। तो ये कुछ इसके अपने बात करते हैं कि आपके चैप्टर में वाष्पीकरण से संबंधित पार्ट था। इसके बाद एक अपने बात करेंगे कि कुछ एक पार्ट इसके अंदर और है
बीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में है कि भारतीय वैज्ञानिक हुए थे सत्येंद्रनाथ बोस, और एस.एन. बोस भी उनको कहा जाता है, और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को सभी जानते हैं। तो उन्होंने मिलकर एक थ्योरी दी थी जिसको बीईसी कहा जाता है। बच्चों अपने 3 यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें अपने 3 फर्स्ट थी सॉलिड, जो कि आमतौर पे अपने आसपास देखते हैं। सेकंड है लिक्विड, ये भी देखते हैं। थर्ड है गैस, गैस भी अपने देखते हैं। एक फोर्थ टाइप की जो जिसको प्लाज्मा कहते हैं स्टेट भी होती है, प्लाज्मा। और फिफ्थ है बीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 यानी कि 3 तो बिल्कुल नॉर्मली अपने आस पड़ोस में देखते हैं, पर प्लाज्मा के बारे में एस.एन. बोस ने, और बीईसी के बारे में इसी प्लाज्मा के अवधारणा के ऊपर चल के आइंस्टीन जो थे उन्होंने बीईसी यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट एक नई 5वीं तरह की जो अवस्था है पदार्थ की उसके बारे में बताया। प्लाज्मा अवस्था कैसी होती है? प्लाज्मा अवस्था वो होती है जैसे कि आमतौर पे अपने फ्लोरोसेंट ट्यूब में देखने को मिलती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब, इन दोनों जो इक्विपमेंट हैं बिजली के, इन दोनों में प्लाज्मा अवस्था जो अपने को देखने को मिलती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं अपने, क्योंकि इसके अंदर गैस भरी होती है एक तरीके की, इसमें नियॉन बल्ब है तो नियॉन गैस भरी है एक्चुअल में। इस अवस्था में जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर एनर्जी होती है उनके पास, यानी कि उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी वाले, और एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में वो होते हैं यानी उत्तेजित अवस्था में होते हैं। साथ में कैसे होते हैं? आयनाइज्ड होते हैं, आयनाइज्ड यानी कि आयनीकृत होते हैं, आयनीकृत होते हैं। तो ये सारे गुण मिलकर एक अलग स्टेट बनाते हैं पदार्थ की, जिसको क्या बोलते हैं? अपने प्लाज्मा कहते हैं। अगर कोई पदार्थ के पार्टिकल्स हायर एनर्जी स्टेट में हैं, एक्साइटेड भी हैं और आयोनाइज्ड भी हैं, तो वो स्टेट उसकी क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। इसी तरीके से बीईसी जो है उसके बारे में भी अपने बात करते हैं। बीईसी आमतौर पे अपने को देखने को नहीं मिलती, लेबोरेटरी में बहुत विशेष परिस्थितियों में बीईसी को प्राप्त किया जा सकता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को। उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि कैसे बीईसी को अपने प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो कोई भी पदार्थ है, जैसे अपने बात करते हैं एयर की बात करते हैं, कि एयर को जब बहुत कम तापमान पर, गैस को जब बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, यानी कि कोई भी गैस है उसको उसकी कूलिंग करनी है, बट जो अपने कह सकते हैं प्रेशर जो है एट लो प्रेशर पर इसको ठंडा करना है। हाई प्रेशर पे तो अपने देखते हैं कि अपने जो कंप्रेसर है एसी में है, फ्रिज में है, ये सारे कूलिंग करते ही हैं, पर अगर लो प्रेशर पर भी इसकी कूलिंग की जाए तो इससे आगे चल के अपने को बीईसी जो है वो स्टेट प्राप्त होती है। तो बच्चों ये था अपना लगभग चैप्टर, इसमें कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर जो 9th क्लास का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। इसके अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस की है कि पदार्थ के कण या पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है, उनमें वैकेंट स्पेस होता है कि नहीं होता, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी है, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उन तीनों के बारे में भी अपने कंप्लीटली एक टेबल बना के पढ़ा है। और उसके बाद में अपने इसमें किया है कि जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ परिवर्तित होता है, उस दौरान क्या क्या चेंजेस आती हैं, इवेपोरेशन क्या क्या होता है, और एक ये बिल्कुल स्पेसिफिक नॉलेज आपके लिए जो थी प्लाज्मा एंड बीईसी। तो ये सारा इस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियोस हैं, ये पार्ट अपना थर्ड पार्ट है इसका। तीनों पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको देखना है
और अगर आपने अभी तक साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो आगे बनाई जाएगी एक्टिविटीज़ की, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो सब्लिमेशन की है, चाहे वो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान परिवर्तन की है, वो एक्टिविटीज़ अगली वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तो उन वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रही, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।